एक पल के लिए मान लीजिए कि आप रशियन सर्कस में हाथी के ट्रेनर हैं। तो बेला नाम की एक हथनी रात भर बेचैन सी रही, तो आपने सुबह सुबह उसको सैर पर ले जाने का निश्चय किया। कुछ लोग एक मैदान की ओर जा रहे थे, तो बेला अपने आप उसी तरफ चल पड़ी। सामने देखा तो 10-12 भारतीय खिलाड़ी सफेद कपड़े पहने हुए वार्म अप कर रहे हैं और वो वहां जाके रुक गई। अब आप रूसी हैं, क्रिकेट की समझ तो है नहीं आपको, तो ये नजारा आपके लिए कुछ अजीब सा ही होगा ना। अब मान लीजिए कि आप उन 10-12 भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर हेमू अधिकारी। दुनिया भर में आपने क्रिकेट के मैदान पर अलग अलग नजारे जरूर देखे होंगे, लेकिन हाथी कभी नहीं। आपके मन में एक ख्याल आता है, आज गणेश चतुर्थी है और मुझे हाथी देखने को मिला, जरूर आज कुछ चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, ये घटना वाकई सन 1971 में ओवल के मैदान पर घटी और एक चमत्कार भी हुआ उस दिन। इंग्लैंड की टीम हम पर हावी थी, लेकिन हमने उस नाजुक स्थिति से उभरकर पासा पलटकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। नमस्कार, मैं नसीरुद्दीन शाह। भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में से चंद और हार जीत के दिलचस्प किस्से लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India right into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. जो जीता वही सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट। उन्हें भी ये प्रसिद्धि, ये महानता इसलिए मिली क्योंकि वो अपने देश से बाहर निकले और हर उस मुल्क पर विजय प्राप्त की जिसकी भूमि पर उनकी नजर पड़ी। भारतीय क्रिकेट इतिहास में भी जब कभी हमने विदेशी जमीन पर विजय प्राप्त की तो उसकी अहमियत ज्यादा थी, उसका नशा कुछ और ही था। दुनिया भर में जीतने से हमें लगा हमने विश्व जीत लिया। The winning stroke, a square cut by Abid Ali that brings home a 4-wicket victory and the runner. And that's out. Yes, it's all over this time. 140 all out, West Indies. Well, what a great victory this has been for India. This is gone, I think it's a good effort. What a good piece of bowling. Bowden! Batan is straight. Afridi, Rafat misses. Bowled in. India win the third test match of the 3 mobile test series. हमने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में लॉर्ड्स में खेला। मैच हम हार गए, लेकिन हमारी शुरुआत में दम था और उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डीन ने कहा कि अगले 10 सालों में भारतीय टीम की गिनती दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने अपनी पहली जीत दर्ज करने में 20 साल लगा दिए, और वो भी घरेलू जमीन पर एक कमजोर अंग्रेजी टीम के खिलाफ। हमने जब भी विदेश की यात्रा की, निराशा का मुंह देखना पड़ा। 1936 और 1946 के दौरों पर हमने इंग्लैंड के आगे घुटने टेक दिए। 1947-48 में पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने हमें 4-0 से पीटा, और 1952 में हुए पहले वेस्ट इंडीज दौरे पर हमें 1-0 से शिकस्त मिली। इंग्लैंड के दौरे तो हर बार और निराशाजनक साबित होते रहे। 1952 में 3-0 से, 1959 में 5-0 से और 1967 में 3-0 से उन्होंने हमें रौंदा। हमारे पास एक स्टैंप ही लगा था कि हम अपने देश में हीरो है लेकिन बाहर जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज हैं, वो लोग खेलेंगे, वो लोग जीतेंगे और हम लोग जाके थोड़ा सा उनको कंपनी दे देंगे। Precisely, that was the mindset.
Beating Australia, impossible. Beating West Indies, how can we do that? They're so much better. And England and anybody else. 1967 तक हम 100 टेस्ट मैच खेल चुके थे, जिनमें से 10 टेस्ट मैच हमने जीते थे, लेकिन सभी घरेलू परिस्थितियों में। लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले थे। टाइगर पटौडी एक ऐसी टीम की रचना कर रहे थे जिसका दृष्टिकोण आक्रामक था। उन्होंने खिलाड़ियों में यह विश्वास भर दिया कि जीत हासिल करने के लिए पहले हार के डर से निजात पानी होगी। We haven't done too well. It's a question of rebuilding our confidence and morale. But I reckon that given specific and right conditions for the Indian team, we can certainly do well. फरवरी 1968 में हम 4 टेस्ट खेलने न्यूजीलैंड पहुंचे और आखिरकार विदेशी जमीन पर पहली बार जीत दर्ज की। अजीत वाडेकर अच्छे फॉर्म में थे और 4 टेस्ट में उन्होंने 328 रन जोड़े। चंद्रशेखर की गैर हाजिरी में प्रसन्ना ने प्रमुख बॉलर की भूमिका निभाते हुए 24 विकेट लिए। भारत ने विदेश में पहली बार टेस्ट श्रृंखला भी 3-1 से अपने नाम की। इंडिया में ये एक लहर सी जरूर पहुंच गई थी, आ गई थी कि अब हम ऑल्सो रन नहीं है। ये नहीं कि हम खेलेंगे तो हारेंगे ही, लेकिन खेलेंगे तो जूझेंगे, लड़ेंगे और अगर हो सके तो जीतेंगे। जोश बढ़ गया था। उससे भी क्रिकेट फैंस को ऐसा लगा कि हाँ, इस गेम को फॉलो करना शायद हम ज्यादा नंबर में करें, ज्यादा तादाद में करें। 1971 में अजीत वाडेकर कप्तान बने और 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने टीम को वेस्ट इंडीज लेकर गए। एक तो स्पिनर्स हमारे पास थे और हमारी फील्डिंग हमने बहुत ही अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एम्फेसाइज दिया था फील्डिंग पर। सब ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, स्पिनर्स ने, फील्डर्स ने और बल्लेबाजों ने, और टीम एकजुट होकर खेली। और इस तरह भारत ने पहली बार वेस्ट इंडीज में टेस्ट और सीरीज जीती। साथ ही साथ सुनील गावस्कर ने अपनी पहली श्रृंखला में विश्व मंच पर अपना कौशल दिखाया। वेस्ट इंडीज के बाद हम जो आए तो भी सब एयरपोर्ट पर बहुत ही क्राउड जमा हुआ था। और अगली श्रृंखला हमारे पूर्व शासक इंग्लैंड के विरुद्ध थी। 3 मैचों की श्रृंखला में पहले 2 अति रोमांचक ड्रॉ हुए। ओवल मैदान पर तीसरे मैच में इंग्लैंड हावी हो ही रहा था जब भगवत चंद्रशेखर ने एक जादुई स्पेल डाला और इंग्लैंड को सस्ते में रफा दफा कर दिया। मैच और श्रृंखला जीतने के लिए भारत के पास 173 रन का लक्ष्य था। हालांकि 5वें दिन की पहली बॉल पर कप्तान अजीत वाडेकर रन आउट हो गए। वो पूरी तरह से आश्वस्त थे। आखिरकार गणेश चतुर्थी का अवसर था। केन बैरिंगटन उनका मैनेजर था। वो तो केन आया अंदर और अजित गेट अप, यू वन फॉर द फर्स्ट टाइम। सरप्राइज हो गई थी कि अब कैसे इंडिया कैसे जीत सकती थी। हमारा प्लेन डाइवर्ट किया रोम से दिल्ली डाइवर्ट किया। इंदिरा गांधी का पहला सत्कार टीम का उन्हें किया। ओवल में जब 71 में हम जीते, हमारे लिए बहुत बहुत अहम था, क्योंकि इंग्लैंड की उस पीढ़ी के लिए खास हैसियत थी। वो हमारे मालिक रह चुके थे, अब हम एक आज़ाद मुल्क थे। विदेश में अपना परचम लहराने वाले उन विजेताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए विजय का एक प्रतीक स्तंभ, एक विशाल क्रिकेट बैट का निर्माण इंदौर में किया गया। इसे विजय बल्ला नाम दिया गया और उस पर उन सब क्रिकेटर्स के नाम लिखे गए जो 1971 की इन जीतों में शामिल थे। इट वॉज द इंडियन समर ऑफ 1971। पहले वेस्ट इंडीज को हराया, उसके बाद इंग्लैंड को। 71 के बाद जो हिंदुस्तानी फैन था उसे ऐसा लगा कि उसके क्रिकेटिंग बैंक अकाउंट में कोई डिपॉजिट था। कि उससे पहले ऐसा लगता था कि भाई पूरी तरह से कड़की थी। अप्रैल 1976 में भारत ने सनसनीखेज तरीके से वेस्ट इंडीज को पोर्ट ऑफ स्पेन में हराया। भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जो इससे पहले एक ही बार हुआ था 1948
डॉन ब्रैडमन की दी इनविंसिबल्स टीम के द्वारा चौथी पारी में 400 से ऊपर का लक्ष्य पार करना। Gavaskar was instrumental in many a battle. सुनील गावस्कर के कैप्टन बनते ही एक कल्चरल चेंज आया, एक सांस्कृतिक चेंज आ गया इंडियन टीम में, इंडियन अप्रोच में, और ये हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। गावस्कर बुरे फॉर्म से जूझ रहे थे जबकि ग्रेग चैपल अपनी चोटी पर थे। पोर अंपायरिंग इन फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, उनकी अंपायरिंग बहुत खराब थी। थर्ड टेस्ट मैच में भी इतनी कुछ खास नहीं थी, तो इट वाज आदल बिल्ट अप इनसाइड और जब उनको आउट दिया, उनको लोग आउट नहीं थे, तो दैट जस्ट केम अप। अंपायर के नतीजे से नाखुश गावस्कर धीरे धीरे पवेलियन की ओर जा ही रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसने चौहान को बोला कि भाई चलो लेट्स वॉक आउट, एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग कमिंग टुवर्ड्स द पेविलियन। मैं बोला दुरानी साहब, मैंने साहब आप जाके रोकिए। जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को केवल 143 रन बनाने थे। ऊपर से भारत के प्रमुख गेंदबाज कपिल देव चोटग्रस्त थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। शाम को टीम में मायूसी छाई हुई थी। गुंडप्पा विश्वनाथ ने सबको याद दिलाया कि उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था। उनके शतक लगाने के बाद भारत कभी मैच हारी नहीं थी और ये सिलसिला वो बरकरार रखना चाहते थे। And these guys sent the message that हम लोग पीछे नहीं रहने वाले। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी अहमियत हमें इतिहास में झांक के ही पता चलती है। भारतीय क्रिकेट में ये जीत बेशक एक सुनहरा पल है। हम टेस्ट जीते और पहली बार ऑस्ट्रेलिया से नाबाद लौटे, लेकिन उससे भी अहम बात है कि आगे जाके टीम इंडिया की जो विचारधारा है शायद वहीं से शुरू हुई। सुनील गावस्कर और कपिल देव ने आने वाले दशक में मिलकर टीम में एकता और संगति स्थापित की। हालांकि उनकी शख्सियत काफी अलग थी, लेकिन उनका मकसद एक था, दुनिया को बताना कि हम सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया। पिछले 2 वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ एक मैच जीता था और वो भी नौसिखिया खिलाड़ियों को एकत्रित करके बनाई गई एक टीम ईस्ट अफ्रीका के विरुद्ध। साधारण क्रिकेट प्रेमी तो क्या, सबसे कट्टर और वफादार क्रिकेट प्रेमियों को भी भारत से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया और 2 बार विजेता वेस्ट इंडीज के साथ एक ही ग्रुप में शामिल थे। इंग्लैंड का एक मंथली मैगजीन निकलता था, विजडन क्रिकेट मंथली। उनके मशहूर राइटर एक हैं, डेविड फ्रिथ। उन्होंने वर्ल्ड कप का एक कर्टन रेजर उसमें पब्लिश किया, तो इंडियन टीम के बारे में काफ़ी बुरा भला लिखा कि वह ऐसी टीमों को क्यों बुला के टाइम और पैसा बर्बाद करते हो, फलाना करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। We are not expected we will win the World Cup. No chance. I mean, we, always find it to 1. Means we had no chance at all. Lekin there was a hope because in the last one-day match we had beaten West Indies. We had 8 to 9 all-rounders in that team. कोई ना कोई एक he will withstand the pressure, withstand the slide if it is, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक काम आएगा। भारतीय टीम ऐसे क्रिकेटर्स से भरी थी जिन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर खेला। हर किसी ने समय समय पर अच्छा प्रदर्शन दिया और किसी न किसी तरह भारत ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर 25 जून 1983 के दिन सिकंदर बनने लॉर्ड्स के मैदान पर पहुंच गया। जैसे ही मैं ग्राउंड पे एंटर किया तो एक तरह से बड़ा शोर हुआ और ऐसे लगा कि ये आवाज़ें सिर्फ वेस्ट इंडियन आवाज़ें, कोई इसमें इंडियन आवाज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो एक वेस्ट इंडियन मुझे मिला, मेरे ख्याल से वो भी एक स्टूअर्ड थे लोकल। उन्होंने कहा यू आर फिनिश्ड मैन। मैंने कहा क्यों? बोले गावस्कर इज आउट। कोई भी इंडियन बैट्समैन एक्सेप्ट क्रिस श्रीकांत रन नहीं बना पाए।
वेस्ट इंडीज के जो तेज गेंदबाज थे उनके सामने एक के बाद एक विकेट गिरता रहा और इंडियन बैट्समैन ने 183 रन बना पाए। और हम वापस आए, लंच पर बैठे हुए थे, उसने कम ऑन बॉयज क्या बात है, इट माइट नॉट बी अ विनिंग टोटल बट इट्स अ फाइटिंग टोटल। जो ग्रेट बैट्समैन होते हैं ना वो ऑलवेज टेक चैलेंज, दे डिस्ट्रॉय, ही इज वन ऑफ दैट। बस उसी चक्कर में फंस गया वो। मदीपा सेट की 1 मोर ओवर, और उसमें क्या हल्की सी पड़ी, क्या पड़ी, ये भी अपना आराम से च्युइंगम खाते हुए ठुक करके मारा, एंड कपिल देव रैन बैक एंड टुक दैट कैच। जब अच्छे ब्रेक्स मिले और कुछ जीत उनके सामने आई तो बिल्कुल एक रुख जो है उस टीम का बदल गया। कैचेस लिए गए, फील्डिंग जबरदस्त रही, क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स मिली। जैसे ही हम जीते, ग्राउंड सारा भर गया पूरे इंडियंस का। वहाँ पे हमारे को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नीचे जाने की मौका ही नहीं हुआ। When Kapil's boys just brought us home that fantastic Prudential Cup with the ecstasy, the joy of the triumph is forever and etched in every Indian's mind. All-time great wicket keeper the world had ever seen in Godfrey Evans from England. So he came into the dressing. वो है मेरे पास फोटोग्राफ है, वो NCA में लगे हुई है। जब ये गॉडफ्रे मेरे को एक ज़बरदस्त सिल्वर ग्लव with a silver ball into it and नीचे लिखा हुआ है world's best wicket keeper. There's a popular little figure of Kamane, the wicket keeper. Lovely little man. There's one of the match award to Mahinda Ramanath. घर में ऑब्वियसली इसका परफॉर्मेंस देख के तो सब खुशी थे, और वर्ल्ड कप जीतने की खुशी तो जितनी लोगों को थी उतनी हमें भी थी, ज़्यादातर हमें ज़्यादा थी कि महेंद्र ने कुछ किया है इस मैच में अच्छा। ऐसा समा बांध दिया पूरे देश में कि क्रिकेट का उसके बाद से रंग रूप बदल गया, क्योंकि उससे पहले जब क्रिकेट भारतीय टीम खेलती थी तो जाती थी, पार्टिसिपेट करती थी, यहाँ पे लगा कि अब आप जीत सकते हैं। वो आर्टिकल का रेफरेंस देते हुए डेविड को लेटर लिखा कि भाई आपने हमारे बारे में ऐसा ऐसा लिखा, नाउ वी आर वर्ल्ड चैंपियंस, व्हाट डू यू हैव टू से। तो उसने सितंबर के इशू में, सितंबर या अक्टूबर के इशू में मेरा लेटर और ख़ुद की फ़ोटो विद ए पीस ऑफ पेपर इन हिज माउथ पब्लिश की, और नीचे लिखा कि भाई मैनेजर ऑफ द इंडियन टीम मेड मी ईट माई वर्ड्स। –1983 का वर्ल्ड कप हमारे क्रिकेट इतिहास में कोई ऐसा वैसा अध्याय नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसके कारण हमारा पूरा क्रिकेट इतिहास दोबारा लिखा जाने वाला था, क्योंकि कहानी में एक नया मोड़ जो आ गया था। जल्द ही क्रिकेट मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बनने वाला था। टेलीविजन पर क्रिकेट मैच की रेटिंग्स किसी भी शो के मुकाबले सबसे ज्यादा होने वाली थी। क्रिकेटर्स फिल्मी सितारों जितने लोकप्रिय बन गए। भारत की सभी बड़ी कंपनियों के जरिए बेशुमार दौलत इस खेल में आई, और आज विश्व क्रिकेट की लगाम भारत के हाथ में है। 1985 में ऑस्ट्रेलिया का राज्य विक्टोरिया अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा था। इस उपलक्ष्य में एक ओडीआई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसको वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सभी देश शामिल थे। We had a young team. We had Manoj, we had Chetan Sharma, we had Azharuddin, we had myself, we had Lakshman Sivaramkrishnan, Sunny Bai and Mohinder, Vengsaka, Kapil. Of course, they all were idols. They all were heroes, sure. But they made us feel at home. They made us feel very, very easy, very relaxed. ये शायद क्रिकेट इतिहास में भारत की सबसे खतरनाक टीम थी। विजडन ने भी आगे जाके इस टीम को इंडियन टीम ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया। हर विरोधी टीम को हम एक छोटे से स्कोर पर उड़ा देते थे और हमें फाइनल तक पहुंचने में कोई अड़चन नहीं आई। फाइनल मेलबर्न में था पाकिस्तान के विरुद्ध। रवि शास्त्री चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, तो वो भी एक लम्हा है जो मेरी एक्चुअली याद में बहुत ताज़ा है, क्योंकि उसमें वो ऑडी एक कार थी जिसके ऊपर बैठे हुए थे। अरे बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जिसमें आप बतौर बच्चे जब आप वो चीज़ें देखते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं। And that we won comfortably, and I think we were a very strong team that time.
and highly rated as well. 1986 में भारत की टीम फिर से लॉर्ड्स पहुंची। इंग्लैंड के विरुद्ध 3 टेस्ट की श्रृंखला की शुरुआत यहीं से हुई। एक बार फिर कप्तानी की जिम्मेदारी कपिल देव के हाथों में थी और फिर से चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टीम को सोच समझ के चुना था। And we had a good all-round team. I think we had good bowlers, I think good batters, good spinners as well, and good all-rounders. And on the wicket, I think was slightly soft, dampish wicket थी. The ball used to grip and move. तो उसमें बिनी और चेतन शर्मा, the Maninder Singh and Kapil, they bowled brilliantly. हालांकि गावस्कर ने कुछ खास रन्स नहीं बनाए और कहीं ना कहीं बहुत जल्द आउट हो जाते थे, तो पूरा बोझा, पूरी जिम्मेदारी आई वेंगसरकर के कांधों पर। And when there's low scoring game, every run counts. So that 100 was very, very important for me and for the team. And it was the first time we won at Lord's, and it was a fantastic victory. People enjoyed it. It was full house, electrifying atmosphere. And Lord's, the ultimate place. Headingley में हमारे मैच 3 दिन में खत्म हो गई because it was so overcast conditions, English conditions are typical. The ball was moving all over the place. और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जितना बहुत बड़ी बात होती है, उनकी जो उनके कंडीशन में क्रिकेट खेलना, उनको डोमिनेट करना, और हमने पूरा सीरीज वी कुड हैव वॉन 3-0, जो कपिल का स्टिफ बैक नहीं होता एक वेस्टर्न में, वी कुड हैव वॉन दैट टेस्ट मैच आल्सो। 1986 का जो टूर था इंग्लैंड का, मेरे ख्याल से बहुत ही अहम, क्योंकि इतनी बड़ी मार्जिन इंडिया ने कभी भी इंग्लैंड में जाके इतनी बड़ी मार्जिन से नहीं जीती। 2 टेस्ट मैच जीते 3 में से, और न सिर्फ इंडियन टीम, मैं मानता हूँ उस वक्त विश्व की नंबर 1 टीम थी, क्योंकि होम सीरीज में तो सबको हरा ही रहे थे, लेकिन इंग्लैंड को जाके इस तरह से हराना। उन्नीस में इंग्लैंड के बाद भारत ने 2 साल से ज्यादा कोई विदेशी दौरा नहीं किया। जब अगला विदेशी दौरा सामने आया तो मानो भारतीय क्रिकेट पर रीसेट बटन दब गया हो। सन 1988 वेस्ट इंडीज में 3-0 से हार। 1990 की दशक की शुरुआत हुई तो हम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में 1-0 से हारे। फिर से एक बार एक ऐसा दौर आ गया जिसमें हम विदेश में जीत के करीब भी नहीं आ रहे थे। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने भी हमें बुरी तरह से रौंदा। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौर में दिग्गज खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री, क्रिस श्रीकांत जैसे खिलाड़ी जा चुके थे, दूसरे कई बड़े खिलाड़ी टीम में उनकी जगह ले चुके थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन, नवजोत सिद्धू, सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, जावागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये सूची काफी लंबी है। 2000 में सौरव गंगुली को कप्तानी की बागडोर सौंपी गई और पहली बार एक विदेशी खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया, जॉन राइट। दोनों के लिए प्राथमिकता थी टीम को और नीचे गिरने से बचाना और किसी तरह विदेश में जीत कर दिखाना। नए मिलेनियम में भारतीय टीम की किस्मत भी बदली। सौरव गंगुली को नया कप्तान बनाया गया और साथ ही साथ पुरानी सोच को दरकिनार करते हुए हमने पहली बार राष्ट्रीय टीम का मैनेजमेंट एक विदेशी नागरिक के हवाले किया। कोच के रूप में आए जॉन राइट। कप्तान बहुत ऑक्यूपाइड होता है, बहुत बिजी होता है, 18 चीज़ें उसके दिमाग में, तो वो ये काम नहीं कर सकता कि मैं ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा रखूं, कि सब लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये कौन इंश्योर करेगा। ये इंश्योर करते थे सचिन तेंदुलकर, ये करते थे राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले और जॉन राइट। इन्होंने मिल के एक बढ़िया सा माहौल ऐसा बना दिया कि लगा कि यार आप सिर्फ यहाँ पार्टिसिपेट करने नहीं आए, आप यहाँ लड़ाई करने आए हैं, कम्पीट करने आए हैं, और अगर कम्पीट करेंगे तो जीतेंगे भी। 1+1 2 हो गया इंडियन टीम के लिए। एक चैलेंजिंग कैप्टन सपोर्टेड बाय सच ए फैंटास्टिक प्लेयर्स फ्रॉम 1 to 11 एंड विद सच ए ब्यूटीफुल कोच। भारत अभी मैच फिक्सिंग स्कैंडल से उभर ही रहा था। गंगुली और जॉन राइट ने साथ मिलकर आक्रामक रणनीति अपनाई।
और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का विश्वास बहाल करने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने विदेशी जमीन पर मैच जीतने को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। उनकी इस यात्रा में पहला पड़ाव था जिम्बाब्वे। अब से पहले हम कभी भी जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में नहीं हरा पाए थे। बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज में मैच जीता। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज जीत की कगार पे खड़े हो गए, लेकिन दोनों श्रृंखलाएं 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। 2004 में भारत पाकिस्तान के दौरे पे गया। ये 1989 के बाद पाकिस्तान में हमारा पहला दौरा था। जब 2 साल बाद भारत दोबारा पाकिस्तान गया, सौरव गांगुली ने कमान राहुल द्रविड़ के हाथ सौंप दी थी और जॉन राइट की जगह ग्रेग चैपल कोच बन चुके थे। लेकिन हमारी जीत का सिलसिला इस जोड़ी ने भी बरकरार रखा। अंडर राहुल द्रविड़ हमने 2 सीरीज जीती, टेस्ट सीरीज अब्रॉड, वेस्ट इंडीज में जीती, इंग्लैंड में जीती। ये बहुत बड़े मार्कर पॉइंट्स मैं कहूंगा। इस श्रृंखला के बाद राहुल द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारत में ही नहीं पूरे विश्व क्रिकेट में एक नया मोड़ आया। पहले T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। हमारे सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों ने इस नए फॉर्मेट से बाहर रहने का निर्णय किया, तो भारत एक बिल्कुल नई टीम और नया कप्तान लेके साउथ अफ्रीका पहुंचा। 20 ओवर में कौन कौन अच्छे खेल सकते हैं, एनर्जी कौन ला सकता है, कौन क्या कर सकता है इसमें। मुझे आज तक याद है वो धोनी ने मुझे जब बनने वाले सर ये टीम अच्छा करेगी, क्योंकि यंग साइड थी, फुल ऑफ एनर्जी। टक्कर थी पाकिस्तान के साथ। गंभीर ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े अवसरों पर वो भारत की ताकत थे। एब्स एंड फ्लो था उस मैच में। कभी लग रहा था हिंदुस्तान आगे जा रहा है, कभी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पीछे खींच लिया। भारत के बाएं हाथ स्विंग बॉलर्स उस दिन फॉर्म में थे। आरपी सिंह ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को खत्म कर डाला और इरफान पठान ने उनके मध्यम उन अंतिम पलों के हीरो थे 2 अन्य गेंदबाज। एक वो जिनके हाथों से बॉल निकली, जोगिंदर शर्मा, और दूसरे जिनके हाथों में बॉल जाके फंसी, शांता कुमारन श्रीशांत। In the air, Srishant takes it. India wins. Unbelievable scenes here at the Bullring. Misbah ul Haq doesn't want to leave the field. But what a match for a 2020 final. India, the world champions. – 2007 के अंत में भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया। अनिल कुंबले इस श्रृंखला में हमारे कप्तान थे। मेलबर्न में हम पहला टेस्ट हार गए। दूसरे टेस्ट मैच में भारत हावी रहा और पहली इनिंग्स में 69 रनों की बढ़त प्राप्त की। लेकिन दोनों अंपायर्स के कई खराब निर्णयों की वजह से मैच का रुख ही बदल गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भड़क गए और श्रृंखला का भविष्य खतरे में पड़ गया। आईसीसी को इस मामले में दखल अंदाजी करनी पड़ी। दोनों अंपायर्स को बदला गया और दौरा आगे बढ़ा। सन 2000 में एक प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें भारत गंगुली, द्रविड़ और कुंबले की कप्तानी में हर एक देश में जाके टेस्ट या श्रृंखला जीता। केवल एक देश रह गया था। MS धोनी क्रिकेट की सभी शैलियों में भारत के कप्तान थे और बतौर कप्तान उनका पहला दौरा वहीं था, न्यूजीलैंड। MS धोनी की कप्तानी के साथ आए गैरी कर्स्टन, जो कि एक बहुत ही उम्दा कोच थे। उन्होंने यंग प्लेयर्स को समझा, उन्होंने जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं उनको उनका दर्जा दिया और एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस टीम का बना। मार्च 2009 में भारत ने 42 साल बाद न्यूजीलैंड में 1-0 से श्रृंखला जीती। जब नवंबर 2009 में नई आईसीसी रैंकिंग की घोषणा हुई तो भारत नंबर 1 पर था और यहां पर
2000 में शुरू हुई प्रक्रिया एक तरह से पूरी हुई। पहले स्थान तक पहुंचते पहुंचते भारत को एक पूरा दशक लगा, लेकिन भारतीय फैंस के लिए क्या सुनहरा दशक था वो। नंबर 1 टीम बनने के साथ साथ एक दौर खत्म हुआ। एक एक करके इस दौर के सुपरस्टार्स रिटायर हो रहे थे। उनके स्थान पर नई पीढ़ी के खिलाड़ी टीम में आ रहे थे और एक नया दौर शुरू हुआ। दिसंबर 2010 में भारत ने डर्बन में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। 2011 में हमने वेस्ट इंडीज में श्रृंखला जीती। 2011 में घरेलू जमीन पर विश्व कप पर हक जमाया और इंग्लैंड में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी पर, और श्रीलंका में 22 साल बाद शानदार जीत दर्ज की। कहीं आशा कहीं निराशा, हार और जीत का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। अपेक्षा यह रहेगी कि हम हार के पल कम देखें और जीत के ज्यादा। ये उम्मीद हमें भारतीय क्रिकेट टीम से ही नहीं, जिंदगी से भी है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.